हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लानिंग चल रहा है, जिसमें बेटा मैंने आपके प्रीवियस क्लास में कौन सा डन किया था कंसेप्ट, उसमें बेटा हमने प्रीवियस क्लास में डन किया था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव उसके जो थे वो डन किए थे, है ना। आज बेटा मैं इस क्लास में क्या लूँगी, इस क्लास में मैं 1991 में एक पॉलिसी चलाई थी गवर्नमेंट ने, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है। उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि वो पॉलिसी क्या थी और कैसे उस पॉलिसी ने वर्क किया। देखो बेटा, प्लानिंग इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ मार्क्ड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991। इसका मीनिंग ये है कि 1991 ने जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई उसकी गहरी छाप छोड़ दी। किसने? इंडिया के विकास के ऊपर इस पॉलिसी ने। अकॉर्डिंगली फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर ऑफन स्टडीड सेपरेटली फॉर प्री 1991 पीरियड एंड पोस्ट 1991 पीरियड। अगर हमें इस पॉलिसी के बारे में समझना है तो हमें 1991 से पहले के पीरियड को बाद के पीरियड से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ हम चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी हमें फ्रीडम दे दी इस 1991 की पॉलिसी ने। सबसे पहले हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कि जो पब्लिक सेक्टर है ना उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, उनको एक जगह पर स्टेगनेंट नहीं रहना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट के हाथ में टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ थी और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके हाथ में 12 इंडस्ट्रीज़ थी। तो देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंड्यूसमेंट दी गवर्नमेंट को कि आप इन्वेस्टमेंट डालो, एक बिग पुश डालो इनके ऊपर। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1991 में, उसने जो पब्लिक सेक्टर था यानी कि जो गवर्नमेंट का सेक्टर था उसको एक बड़ी राहत दे दी। कैसे? इंडस्ट्रियल रीसोल्यूशन पॉलिसी थी एक 1956 में, उसको लाया गया था। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट चलाएगी और 12 इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। यानी कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ का बोझ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएगा, कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लोगों के हाथ में दी जाएंगी। It was realized that the objective of a socialistic pattern of society could be achieved only through a comprehensive development of public sector enterprises। तो अगर हम प्राइवेट लोगों के हाथ में कंपनीज देंगे तो इतना तो आपको समझना चाहिए कि प्राइवेट पीपल का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके, हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ सके। तो 1919 की पॉलिसी ने 91 की पॉलिसी ने गवर्नमेंट को रिमाइंड दिलवाया, एक रिमाइंडर थी वो पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए कि भाई आप सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ के ऊपर मत छोड़ो, आपको सोशलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको सोशल वेलफेयर के लिए खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गवर्नमेंट के लिए। तो आगे है बेटा रेगुलेटर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था 1991 की पॉलिसी ने समझाया कि ऐसा नहीं है कि अकेला गवर्नमेंट सेक्टर चलाओ, गवर्नमेंट सेक्टर चलाओ सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन कंट्री की जीडीपी बढ़ानी है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट पीछे छोड़ दे, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 में एक एक्ट तैयार करा गया। इसमें क्या था कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, मतलब इसमें पता क्या है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में आगे क्या होता था कि ऐसा थोड़ी है कि हर एक बंदा अपनी इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री खोल के बैठ जाए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो फिर आपको पता है कि क्रैकर की कितनी फैक्ट्रियाँ खोल के बैठ जाएँ गैर कानूनी, वो तो हार्मफुल है हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा क्रैकर। तो जो चीज़ें हैं ना, डिफेंस की चीज़ें हैं या फिर वो जो चीज़ें हार्मफुल है हमारी कंट्री के लिए, वो खुली नहीं छोड़नी चाहिए। प्राइवेट कंपनीज को साथ में लेके चलो, ऐसा नहीं है कि साथ में मत लेके चलो, लेकिन उनको सिखाओ कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लाइसेंस दो। जैसे मेडिसिन की इंडस्ट्री जो है वो चलानी है अगर किसी ने, तो वो हर एक किसी को चलाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसको पूरी नॉलेज होगी, वही चला सकता है।
क्रैकर हैं, क्रैकर बनाने की उसको परमिशन दो जिसके पास गवर्नमेंट की एक्सेप्टेशन लेटर हो, यानी कि गवर्नमेंट का स्वीकृति लेटर हो, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको मंजूरी मिलनी चाहिए कि हाँ कि आप चला सकते हो। वैसे ही जो न्यूक्लियर की हैं इंडस्ट्रीज़, जिससे केमिकल्स हो गए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ है ना, ये इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस ज़रूरी होने चाहिए। अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में अगर इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गैर कानूनी काम हो जाए, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट को चलाने पड़ेंगे। तो यही 1948 का एक्ट था। सिमिलरली मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव, मोनोपलीज का मीनिंग होता है वो चीज़ जिसके ऊपर किसी पर्सन का एकाधिकार होता है, वो चीज़ जहाँ जो कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलती। एंड कुछ जैसे हम वो बोलते हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ, इस आयुर्वेदिक औषधियाँ कोई खास इंडस्ट्री से ही मिलती हैं हमें, ठीक है, मतलब वो जगह जगह नहीं मिलती, मतलब मिलती भी हैं तो कुछ खास कंपनी उसको बनाती है, जैसे हर्बल के प्रोडक्ट आपने सुने होंगे, ठीक है। इट वॉज रियलाइज्ड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल, जो ये सारी चीज़ें जो है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 प्लेस्ड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री जगह जगह पर खुल रही थी ना, उसके ऊपर एक शिकंजा कस दिया इस पॉलिसी ने, जब से लाइसेंस जो है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, तो 1991 की पॉलिसी ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कंट्रोल करा और उनको साथ साथ में लेकर चलने की गवर्नमेंट को सीख दी। तो आ गया प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे लेवल के कारोबार हैं, जैसे किसी ने बुटीक खोल ली, वहाँ पे कितनी लड़कियों को या कितने लड़के काम करते हैं, जैसे किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, या फिर कोई भी छोटे लेवल का काम है ना, जैसे किसी ने कोई शॉप खोल ली छोटी बहुत, तो ये होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे छोटे लेवल के ऊपर काम होता है। एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और जो बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर का मीनिंग क्या है कि उनको रेगुलेशंस और रूल्स समझाने चाहिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट, जैसे कौन सा एक्ट हो गया, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट। अगर कोई काम अकेली कंपनी कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर किसी को मनचाहा रेट लगाएगी, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ शिकंजा कसेगी, उसके ऊपर कुछ रूल्स लगाएगी, कुछ रेगुलेशंस लगाएगी कि भाई आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपटीशन से बचाना चाहिए, उनको कंपटीशन के लेवल में मत उतारो। अगर वो कंपटीशन के लेवल में उतरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो उनको बंद होना पड़ेगा, ठीक है। सो तो देखो ये कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। देखो जहाँ पे छोटे लेवल के ऊपर काम होता है, देखो कितने लेडीज़ काम कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटे। तो अब देखो बेटा आगे जो है हम बढ़ते हैं, वो बोले सर्टन एरिया प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ना जानबूझ के बड़े लेवल की इंडस्ट्री नहीं खोलती, क्योंकि लोगों के पास इतनी नॉलेज या इतना पैसा नहीं होता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट वहाँ पे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको करती है क्या, प्रेफर कि आप यही यूज़ करो, ठीक है। आगे देखो बेटा है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ मत करो लेकिन स्ट्रेटजी से करो, एक प्लानिंग के तहत करो, यानी कि इस तरीके से करो कि उसका नुकसान छोटी इंडस्ट्रीज़ को ना हो। कौन सी इंडस्ट्रीज़ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो बिजली का सामान बनाती हैं, जो मशीनें वगैरह बनाती हैं या स्पेयर पार्ट बनाती हैं, वो इंजीनियरिंग गुड्स वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई। आयरन एंड स्टील का सामान बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हो गई। इनको स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंस के तहत यानी कि एक प्लानिंग के तहत बढ़ाना चाहिए। दीज इंडस्ट्रीज़ वर टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और इनको पहल देनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में होंगी तो हमें कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1991 की पॉलिसी ने हमें सिखाया। आगे है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भी 1991 की पॉलिसी ने सिखाया कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेविंग करते जाओ इन्वेस्टमेंट करो ना, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाओ सेविंग मत करो। उसने बोला सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ज़रूरी हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसने यही तो बोला, देखो सेविंग एंड इंटरेस्ट वर आइडेंटिफाइड एज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
हाई इंटरेस्ट रेट्स वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ज़्यादा लगाती है पैसों के ऊपर ताकि लोग ज़्यादा पैसा सेव करें, क्योंकि सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा पैसा लालच के मारे के सेव करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेके बिजनेस के लिए पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस में करना पड़ेगा। आगे प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमें ना बाहर वाली कंट्री से बचना चाहिए, उनका सामान अपनी कंट्री में कम उतारो। अगर उनका सामान अपनी कंट्री में आ रहा है ना तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दो कि हमारी कंट्री के लोग वो सामान खरीदे ही ना। अगर हम उनका सामान खरीदेंगे नहीं तो हमें मंगवाना नहीं पड़ेगा, अगर हम मंगवाएंगे नहीं तो हमें उनको पे नहीं करना पड़ेगा, जब हम पे नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बर्डन कम पड़ेगा इम्पोर्ट का, है ना। तो इसलिए ये पॉइंट बता रहे हैं। आगे फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या है, जो चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं ना उसका सब्सटीट्यूट अपनी कंट्री में पैदा कर लो, यानी कि हमें वो चीज़ बाहर वाली कंट्री से मंगवाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसका सब्सटीट्यूट बना लो अपनी कंट्री में। ठीक है, तो आगे रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का मीनिंग क्या है कि जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आके। जब वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो हमारी बहुत सी कंपनीज़ के ऑनर बन जाते हैं, या हमारी बहुत सारी कंपनीज़ के मालिक बन बैठते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनी के शेयर अपने आधे से ज़्यादा पार्टनर बन बैठे हैं। तो हमें ना लोगों को सिखाना चाहिए कि आप डायरेक्ट उनको पार्टनर बनाने की जगह या फिर उनको ना ऑनरशिप देने की जगह उनको इन्वेस्टर्स बनाओ, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंड्यूसमेंट करो। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, उनको जो है ना कंट्रोल करो, उनकी इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करो, उनकी मार्केटिंग पावर को कंट्रोल करो। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। आगे है बेटा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मीनिंग क्या है कि स्टेट को हक है, अपनी खुद की स्टेट को हक है, जैसे पंजाब है, पंजाब की गवर्नमेंट को हक है कि वो अपने राज्य का किसी भी तरह से विकास कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को हक देना चाहिए कि आप 5 ईयर प्लानिंग के प्लान से हटकर अपनी स्टेट का किसी भी और तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आज आपको डिस्कस करवा दिए पॉइंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिसी के, जो हमने 1991 में चलाई गई थी और उसके हमने सारा जो है रीड कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका सक्सेस बढ़ा देंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।